हो चुका आगाज़ यहाँ पर युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। वेलकम करते हैं स्टूडेंट्स फिर से आपके अपने चैनल में और आज हम लोग करने वाले हैं साइंस का मैराथन। 10th क्लास के साइंस के सभी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आज कवर किया जाने वाला है। आपको एक बात ध्यान रखना है कि कल जो एग्ज़ाम होने वाला है यानी कि 10th का जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम में आपको यहाँ से डायरेक्ट 90% प्लस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इस सेट के साथ-साथ हम लोग एक्स्ट्रा जो फैक्ट है वो सारी चीज़ों को भी कवर करेंगे। सारा इम्पोर्टेंट सेशन होगा। लगातार वीडियो में लास्ट तक बने रखना है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है पर भरोसा रखिए कि बहुत ही शानदार और बहुत ही उम्दा तरीके से आपको सारा चीज़ कवर करवा दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल्स तो आपको पता ही होगा कि सभी प्रश्न के उत्तर देने अनिवार्य है। 40 प्रश्न होते हैं, 1 अंक मिलता है और नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनना है। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? तो आप याद रखिएगा दाढ़ी जो बनाते हैं ना हम लोग, दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसके साथ-साथ आपको याद रखना है नाक, कान और दाँत, ये तीनों डॉक्टर जो होते हैं, ये अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं चिकित्सा में। तो नाक, कान और दाँत के डॉक्टर का उपयोगी दर्पण कौन-सा है? तो अवतल दर्पण ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, गोलीय दर्पण की फ़ोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? आपको पता है फ़ोकस दूरी जो होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 एफ बराबर क्या होता है? r/2। कहीं कैपिटल R तो कहीं स्मॉल r का यूज़ होता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। याद रखिएगा F इक्वल्स टू r/2। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन-सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? तो अपरिवर्तित इसकी आवृत्ति रहती है। अपवर्तन की घटना क्या होती है? याद रखिएगा, प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं, तो उसको अपवर्तन कहते हैं और उसी माध्यम से वापस अगर लौट गई, तो उसको परावर्तन कहेंगे। उसी माध्यम से अगर वापस लौट गया, तो उसको क्या कहेंगे? परावर्तन कहेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? सिंपल है, P इक्वल्स टू क्या होता है 1/f, यानी कि फोकस दूरी 1 मीटर है तो 1/1 यानी कि 1 डायप्टर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 4 डायप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो 4 डायप्टर क्षमता है ना, तो 1/4 कर दीजिए, या इसका मतलब होता है 0.25 या 25 सेंटीमीटर कर दीजिए या 0.25 मीटर कर दीजिए, दोनों ही सही हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 25 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। वाहनों के अग्रदीप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि अग्रदीप में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अग्रदीप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग अग्रदीप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आपको पता होना चाहिए मानव नेत्र का जो रेटिना है ना, यानी कि दृष्टिपटल, वहाँ पे कोई चीज़ प्रतिबिंब बनता है और उसके एक भाग होता है मानव नेत्र में जिसको अंध बिंदु कहते हैं। अंध बिंदु में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता है। दृक् तंत्रिकाएँ जो होती हैं, वो आपके दिमाग से जुड़ी रहती हैं, यानी कि ब्रेन, मस्तिष्क से जुड़ी हुई तंत्रिका को दृक् तंत्रिका कहते हैं। और साथ में याद रखिएगा कॉर्निया जो है वो आपका कलरिंग डिसाइड करता है और पुतली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। मानव नेत्र का दूर बिंदु क्या है? दूर बिंदु अनंत है। अगर बात करें निकट बिंदु, तो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? 25 सेंटीमीटर, पर दूर बिंदु नहीं है, दूर बिंदु अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है पुतली। मैंने अभी आपको बताया पुतली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आपको दिख रहा होगा कि इसके रिगार्डिंग, ऑप्टिक्स के रिगार्डिंग, यानी कि प्रकाश चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो भाई उल्टा होता है और वास्तविक होता है। उल्टा जब भी होगा याद रखिएगा वो वास्तविक होगा, और जब भी सीधा बनेगा प्रतिबिंब तो इसका मतलब वो आभासी या काल्पनिक होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 1 kWh निम्न में से किसकी इकाई है? तो किलोवाट प्रति घंटा जो है वो ऊर्जा की इकाई है। किलोवाट प्रति घंटा ऊर्जा की इकाई है।
नेक्स्ट, कूलाम्ब किसका ऐसा मात्रक है? तो कूलाम्ब तो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक होता है। आपको पता है विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है, याद रखिएगा। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम्ब होता है, ठीक है। विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। विभव का भी ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। साथ में आपको याद रखना है कि ऊष्मा का ऐसा मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का भी ऐसा मात्रक जूल होता है। ये सारे ऐसा मात्रक आपको तो याद रखने ही है, इससे एक प्रश्न बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर एक युक्ति है। कैसी युक्ति है भाई विद्युत मोटर? ये आपको बताना है कि विद्युत मोटर कैसी युक्ति है, ये आपको बताना। थोड़ा-सा आप वेट कीजिएगा 1 मिनट, मैं पीडीएफ को थोड़ा-सा अरेंज कर लेता हूँ। तो विद्युत मोटर कैसी युक्ति है? तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आपको पता होना चाहिए विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगर कहें कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, तो याद रखिएगा विद्युत जनित्र यानी डायनेमो करता है। इन दोनों प्रश्नों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया? भाई जल अपघटित होता है ना, तो H+ बनता है आयन और OH माइनस आयन बनता है, ये याद रखिएगा। H+ आयन बनेगा जो धनायन है और माइनस OH माइनस होगा। तो ये 2 भागों में टूट रहा है ना, तो टूटना ही वियोजन कहलाता है, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि वियोजन अभिक्रिया है। जल का विद्युत अपघटन कौन सी अभिक्रिया है? तो याद रखिएगा वियोजन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा कि दिए हुए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? उपचयन किसका हो रहा है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 H2 का। यहाँ देखिए H2 के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, और ऑक्सीजन का जुड़ना ही उपचयन कहलाता है, ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो है आपका कॉपर है प्लस आयरन है, तो कॉपर और आयरन तो यानी कि Zn कॉपर सल्फेट और कॉपर है और आयरन है, यानी कि Fe है, कॉपर है, ठीक है, और कॉपर सल्फेट है CuSO4, आयरन और कॉपर सल्फेट है, तो क्या हो जाएगा? FeSO4 बन जाएगा और प्लस Cu बन जाएगा रिएक्शन के बाद। आपको याद रखना, तो ये कौन सी अभिक्रिया भाई? ये तो विस्थापन अभिक्रिया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 विस्थापन अभिक्रिया इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 17 कहता है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है? तो प्राकृतिक सूचक क्या है? लिटमस हमारा प्राकृतिक सूचक है। इसके अलावे बहुत सारे अन्य प्राकृतिक सूचक हो सकते हैं, जैसे फूलगोभी, प्याज वगैरह, ये सब भी प्राकृतिक सूचक होते हैं। हल्दी जो है वो भी प्राकृतिक सूचक है, तो इस सब को आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, किसी विलयन का पीएच मान 10 है, वो निम्नांकित में से क्या होगा? तो 10 है भाई, तो 10 होने से क्या होता है? वो क्षार होता है। पीएच स्केल याद रखिए 0 से 14 तक का होता है, 0 से 14 तक का। बीच में रहता है 7, तो 7 से जो कम होता है वो एसिड होता है, यानी अम्ल होता है, ठीक है। और दूसरा कि 7 से ज़्यादा जो होगा 14 तक में वो क्षार होगा, ठीक है। अब देखिए 0 के जितना समीप होगा वो प्रबल अम्ल होगा, और 14 के जितना समीप होगा वो प्रबल क्षार होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया गया चित्र क्या दर्शाता है? तो ये भाई एक सावधानी का इंडिकेशन है, आपने अक्सर इस इंडिकेशन को देखा होगा बहुत सारी जगहों में। तो ये बताता है सांद्र अम्ल या क्षारक वाले बर्तन में लगा चेतावनी चिन्ह है, ये सावधान करता है आपको कि इससे सावधान रखिए भाई, एसिड है आपके लिए खतरनाक हो सकता है। नेक्स्ट कहता है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली का तो आपको पता है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इसके साथ साथ आपको याद रखना टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल मिलता है, टमाटर आपको याद रखना है। चाय में टैनिक अम्ल मिलता है, ठीक है। चींटी के डंक में फॉर्मिक को मैथनोइक अम्ल भी कहते हैं, ये मिलता है। बिच्छू के डंक में भी मैथनोइक अम्ल मिलता है। साथ साथ में आपको संतरा में सिट्रिक, और आपका जो नींबू है उसमें एसिटिक, आपको ये दोनों याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, निम्नांकित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है? तो अग्निशामक बनाने में किसका उपयोग करते हैं? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग करते हैं, याद रखिएगा। NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका उपयोग किया जाता है अग्निशामक बनाने में। आपको ध्यान में रखना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही खाने का सोडा कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बनी है? तो बिल्कुल परमाणु संख्या के आधार पर बनी है, याद रखना। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी ना, वो किस आधार पर बनी थी? तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बनी थी। अष्टक का नियम किसने दिया था? तो न्यूलैंड्स ने दिया था। न्यूलैंड्स ने अष्टक का नियम दिया था, याद रखिए। त्रिक का नियम डॉबरेनर ने दिया था, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, निम्नांकित में से कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्या है? पोटेशियम। याद रखिएगा, पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, उसके बाद सोडियम है। और अगर पूछ ले कि सबसे ज़्यादा सक्रिय धातु क्या है, तो सोडियम हो जाएगा, और उसके बाद
पोटेशियम हो जाएगा। अभिक्रियाशील श्रेणी में जो है ना, एक ही गैस आता है, हाइड्रोजन। आपको याद रखना, वो जो चार्ट आपने पढ़ा होगा ना, उसमें एक गैस देखा होगा, वो गैस क्या है? हाइड्रोजन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या आता है कि 25 पृथ्वी की भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं? तो भाई खनिज कहते हैं। प्राकृतिक रूप से जो मिलेगा खनिज। खनिज का निष्कर्षण करेंगे, सफाई करेंगे, अयस्क बन जाएगा। और खनिज को साफ करने का जो प्रोसेस है, उसको धातु कर्म कहते हैं। खनिजों को साफ करने के उपयोगी बनाने का जो प्रोसेस है ना, उसको धातु कर्म कहते हैं। और साथ में उसमें बहुत सारी गंदगियाँ होती हैं, उन गंदगियों को गैंग कहा जाता है। आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील समूह मौजूद है? प्रोपेनॉल, पहले स्ट्रक्चर बना लीजिए। तो क्या हो जाएगा? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इथेन, CH3, CH2, CH2, OH। आपको लास्ट में OH दिख रहा है ना, ये OH क्या बताता है? अल्कोहल, प्रोपेनॉल। और अल्कोहल में OL याद रखिएगा, एल्डिहाइड में AL, कीटोन में ONE याद रखिए। ये तीनों आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, एल्केन अगर आपको कहा जाए एल्केन में, तो एल्केन में ANE लगता है, यानी कि सिंगल बॉन्ड होता है। एल्कीन में ENE लास्ट में लगेगा और डबल बॉन्ड होगा। एल्कीन में क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। और एल्काइन में लास्ट में क्या लगता है? YNE मतलब ट्रिपल बॉन्ड लगता है। फॉर्मूला की बात कर दें तो एल्केन का CnH2n+2 होता है, इस एल्कीन का CnH2n होता है, और एल्काइन का CnH2n-2 होता है। आप इन तीनों को याद रखिएगा, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील समूह है? तो अल्कोहल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 करता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निम्नांकित में से क्या नहीं होता है? तो आपको याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होता भी। प्रकाश संश्लेषण जब होता है ना पौधों में, तो वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, CO2 लेता है, और देता क्या है? ऑक्सीजन देता है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। क्या नहीं होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होगा, ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 की और चलते हैं। फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे की किस दिशा में होता है? तो खाद्य पदार्थ भाई ऊपर से नीचे आएंगे, और ऊपर से नीचे का काम फ्लोएम और नीचे से ऊपर का काम जाइलम करता है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऊपर से नीचे, ऊपर और नीचे दोनों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, वृक्क की संरचना तथा कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? वृक्काणु कहते हैं, इसे नेफ्रॉन कहा जाता है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फल को पकने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो आपको पता होना चाहिए, एथिलीन जो है वो फल के पकने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। नेक्स्ट, एस्ट्रोजन स्रावित होता है, तो अंडाशय द्वारा एस्ट्रोजन स्रावित होता है, और आपका वृषण द्वारा जो है वो टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन जो है, ये एस्ट्रोजन जो है वो महिला में पाया जाता है, ठीक है। महिला में पाया जाता है, और एस्ट्रोजन जो है वृषण द्वारा जो स्रावित होता है, वो आपका पाया जाता है पुरुषों में। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे आपको याद रखना है। और सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, अंडाशय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? संलयन जब होता है तो उस प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्या है ये भाई? हाइड्रा है। हाइड्रा में किस विधि द्वारा जनन होता है? तो हमने पढ़ा है, हाइड्रा में मुकुलन होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 34। पक्षी और चमगादड़ के पंख क्या है? तो असमजात अंग है, असंजात अंग, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा कि मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पे किया था? तो ये तो बहुत सिंपल है, मटर पर। मटर की 2 प्रजातियां लेकर, 2 बड़ी और 2 छोटी प्रजातियों को लेकर मेंडल ने अपना प्रयोग किया था और विभिन्न प्रजातियों को प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। निम्नांकित में से कौन उत्पादक है? उत्पादक क्या है भाई? तो घास उत्पादक होता है, याद रखिएगा। घास से ही शुरू होती है ना सारी प्रक्रिया। घास को फिर मेंढक खाता है, मेंढक को सांप खाता है, सांप को नेवला खाता है। इस तरह से हमने एक फूड साइकिल पढ़ा था। तो उत्पादक क्या हो गया? घास हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है देखिएगा कि किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है। तो शाकाहारी जो होता है वो द्वितीय पोषी स्तर होता है।
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। 38 क्वेश्चन नंबर कहता है कि ओजोन परत के अवक्षय के लिए जिम्मेवार क्या है? तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, सबसे ज़्यादा जिम्मेवार है। बाकी तो जो NO2 है, SO2 है या CO2 है, ये तो गर्म करते हैं वायुमंडल को, पर सबसे ज़्यादा CFC जिम्मेवार होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। 39 कहता है निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा, भाई इसमें जीवों का कोई रोल नहीं है। इसमें क्या होता है, नाभिक टूटता है, जैसे यूरेनियम से हम लोग जब नाभिकीय विखंडन करते हैं तो 3 जो आपका न्यूट्रॉन और जनरेट होता है, फिर 3 9 बनाते हैं, 3 9 बनाते हैं, इस प्रकार से ये चलता जाता है। तो इसमें जैव मात्रा का कोई उपयोग ही नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नाभिकीय ऊर्जा। बाकी गोबर गैस भी जीवों से होता है, लकड़ी भी जीवों के आप अवशेष यानी कि जीवाश्म से बनता है और कोयला भी जीवाश्म से बनता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन 40 कहता है कि पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो मैंने आपको बताया भी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कम से कम इतना चाल हो जाए तो काम बात बन जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चले आते हैं दूसरे सेट पर। सेट नंबर 2 क्वेश्चन कहता है कि वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? पश्च दृश्य दर्पण उत्तल दर्पण। आगे हेडलाइट में अवतल, हेडलाइट में अवतल याद रखिएगा, पर यहाँ पे पूछा है पश्च दृश्य दर्पण, तो यहाँ पे उत्तल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है प्रकाश की किरणें गमन करती है। भाई प्रकाश किरणें तो हमेशा सीधी रेखा में जाती है, क्योंकि जैसे ही इसकी रेखा मुड़ेगी प्रकाश की किरणें गमन नहीं कर पाएगी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए इंपॉर्टेंट है सारे प्रश्न। उत्तल दर्पण का प्रयोग निम्नांकित में किस वस्तु में किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है, याद रखिएगा। उत्तल दर्पण गाड़ी के साइड मिरर में क्यों किया जाता है पता है? बेसिकली पहला बात तो है कि इसका दृष्टि क्षेत्र ना बहुत ज़्यादा विस्तृत होता है। ये बड़ी चीज़ों को छोटे करके दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। तो इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर ध्यान दीजिएगा। निम्नांकित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में उपयुक्त नहीं किया जाता है? तो लेंस बनाने में मिट्टी का उपयोग क्यों करेंगे भाई? कांच उपयोग किया जा सकता है। चलिए जल का उपयोग थोड़ा बहुत कर सकते हैं। जल को अगर हम लोग दूर से देखें तो एक लेंस की तरह ही काम करेगा ये, ठीक है, साफ जल हो तो। प्लास्टिक इसका कवरिंग के लिए उपयोग कर सकते हैं, पर मिट्टी का क्या उपयोग? मिट्टी का तो उपयोग ही नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी बताइए। हम जानते हैं ना फोकस दूरी F बराबर क्या होता है? R/2। तो वक्रता त्रिज्या 20 है तो 20/2 कीजिए, सही आंसर क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 10 सेंटीमीटर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस हमेशा आभासी बनाएगा। अवतल लेंस हमेशा आभासी बनाएगी। ये अवतल लेंस है, याद रखिएगा। ये अवतल लेंस है और ये उत्तल लेंस है। ये अवतल है, ये उत्तल है, ये उत्तल है। ये आप हमेशा याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? तो भाई दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में ही एक कंडीशन है, जब अवतल दर्पण का प्रतिबिंब जो है उसके वस्तु से बड़ा होगा। याद रखिएगा, ओनली ये पोजीशन जो होना चाहिए वो दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? ओए होए रंगीन भाग, वो काली काली आंखें, आपने सुना है ना, तो रंगीन भाग को आइरिस कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? सामान्य नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है? निकट बिंदु जो है वो 25 सेंटीमीटर, दूर बिंदु अनंत होता है। ये दोनों आपको मैंने पहले ही बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? तो याद रखिएगा, निकट के लिए अवतल, अवतल, ठीक है, और दूर के लिए उत्तल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है आपका प्रश्न कि दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस के में क्या उपयोग करेंगे? दूर दृष्टि दोष के लिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। 11 कहता है विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक, फिर से रिपीट हुआ, कूलाम ऐसे का ऐसा मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो आपको पता होगा एमीटर, और इसे ए से, कैपिटल ए से सूचित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान दीजिएगा। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठे द्वारा किसकी दिशा सांकेतिक होती है? तो इसमें धारा की दिशा निकालते हैं। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से अंगूठा किसकी दिशा को बताता है? धारा की दिशा। और बाकी उंगलियां जो उस पर बल है ना, चारों ओर उस पर जो बल फोर्स लग रहा है उसकी दिशा को बताए। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि शरीर में भोजन का पाचन
किस प्रकार की अभिक्रिया? भाई भोजन का पाचन जो है ना, वो आपको पता होना चाहिए वियोजन अभिक्रिया। छोटे-छोटे कणों में भोजन टूटता है ना, जहाँ टूटा वहीं वियोजन। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर किया जाता है? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दोनों साइड अभिकारक, ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों जन है ना, इसका इक्वल होना चाहिए। तो द्रव्यमान संतुलन या द्रव्यमान संरक्षण का नियम होना चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। 16 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है देखिएगा इंपॉर्टेंट, चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, प्लास्टिक का मग यूज़ किया गया है, जल का यूज़ किया गया है, परख नली का, कैथोड, एनोड, ग्रेफाइट रॉड। तो कैसी अभिक्रिया है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। बिल्कुल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 वियोजन अभिक्रिया। यहाँ पे देखिए ग्रेफाइट है और यहाँ पर देखिए प्लास्टिक मग है और मेनली आपको क्या देखना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दोनों की अभिक्रिया होती है जो टूटता है और टूटने के कारण ही जो विद्युत अपघटन होगा उसको कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर ध्यान दीजिएगा। कौन सा पदार्थ नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है? नीला को लाल किया अम्ल ने, नीला को लाल किया अम्ल ने, याद रखिएगा। और लाल को नीला कौन करता है? क्षार करता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच क्या होगा? तो नीला को लाल कर रहा है यानी अम्ल है और अम्ल का मैंने बताया कि वो 7 से कम होगा और 7 से कम तो आपको एक ही उदाहरण दिया है ऑप्शन नंबर 3, तो ऑप्शन नंबर 3 आपको लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो याद रखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ना, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4 × हाफ H2O। अगर 2H2O होता तो ये जिप्सम का होता था, ये क्या हो जाता? जिप्सम का। ठीक है, क्लियर, याद रखिएगा CuSO4 हाँ इंटू 2H2O जिप्सम का होता है और हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 कहता है उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? बिल्कुल 7 होता है, इसमें कोई दौमत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? खट्टे जितने भी फल है ना, सब में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, मैंने आपको बताया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कहता है सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार तो आपको पता ही होगा पारा, और इसका फॉर्मूला क्या था? HGS, याद रखिएगा HGS सिनेबार पारा का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 24 खनिजों से संबंधित अशुद्धियों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? तो अशुद्धियाँ जहाँ रहती है मैंने अभी बताया उसको गैंग कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह क्या है? तो इसका प्रक्रियात्मक समूह क्या हो जाएगा? कीटोन हो जाएगा। ब्यूटेनॉन मैंने बताया ना, नॉन ONE और ONE किस में रहता है? कीटोन में होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 कहता है आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं। किसके आवर्त फलन होते हैं? परमाणु संख्या के। आधुनिक आवर्त सारणी मोस्टले ने दिया, मोस्टले ने बताया कि तत्वों के जो गुण होंगे ना, उसके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होंगे। तो ये मोस्टले का रूल था बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है भाई? सबसे ज़्यादा इनमें से सभी, यानी कि क्लोरोफिल चाहिए क्योंकि वो अपना भोजन बना सके, कार्बन डाइऑक्साइड और जल चाहिए और साथ में सूरज का प्रकाश चाहिए। तो ये तीनों अगर होता है तो पौधे भोजन बनाएंगे और बनाएंगे तो स्वपोषी कहलाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? तो वसा के पाचन के लिए ना लाइपेज चाहिए भाई, लाइपेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वसा के पाचन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 कहता है श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का पाइरूवेट में टूटना कहाँ होता है? तो श्वसन में ना ये माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, ऊर्जा गृह कहा जाता है। याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहते हैं शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या है? मस्तिष्क। पूरे बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? हमारा ब्रेन। तो प्रमुख समन्वय केंद्र क्या कहलाएगा? हमारा मस्तिष्क, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा थायरॉक्सिन के स्रावन से कौन आवश्यक है? थायरॉक्सिन के स्रावन के लिए आयोडीन, और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 कहता है एकल जीव प्लाज्मोडियम किस विधि द्वारा जनन करते हैं? तो बहुविखंडन द्वारा। अमीबा द्विविखंडन द्वारा और हाइड्रा मुकुलन के द्वारा जनन करता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 कहता है मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? तो फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। और माँ का बच्चा से एक नली से जुड़ा होता है जिससे बच्चा को भोजन मिलता है, उसे प्लेसेंटा कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा कि अनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं? तो मेंडल को कहते हैं। अनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं? मेंडल ने सबसे पहले शुरुआत की थी मटर के पौधे के प्रयोग से कि भाई हो सकता है जीवों में परिवर्तन हो सकता है,
ठीक है? तो इसकी शुरुआत करने के कारण ही इन्हें आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट भारत से हरगोविंद खुराना का नाम आनुवंशिकी से जुड़ा है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? तो याद रखिए डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन-सा है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा CO2 भाई CO2 ना बहुत ज़्यादा ही गर्म होता है। हम लोग साँस छोड़ते हैं ना, वो गर्म लगता है ना, तो CO2 गर्म होता है और गर्मी से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस आपको पता ही होगा 5 जून को मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट है, ये भी है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है क्योंकि पर्यावरण से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको पता होना चाहिए कि नर्मदा बचाओ मेघा पाटकर ने इसे और सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था, ये याद रखना है। सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 कहता है निम्नांकित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा? सौर ऊर्जा। नवीकरणीय जिसे बार-बार प्राप्त किया जा सके। क्या कोयला को प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। पेट्रोल को भी नहीं कर सकते, CNG को भी नहीं कर सकते। पर सौर ऊर्जा आज उपयोग कर रहे हैं तो कल फिर से मिलने वाला है अगली सुबह। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो आपको तो पता होगा सिंपल CH4। मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। कीचड़ में मीथेन गैस मिलता है, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट सेट की ओर चलते हैं। सारे सेट जो है वो महत्वपूर्ण है, आपको पता ही होने चाहिए कि सारा सेट जो है महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट सेट की ओर चलते हैं। सेट नंबर 3 क्या कहता है कि देखिएगा सोलर कुकर के किस गोलीय दर्पण को उपयोग किया था? सोलर कुकर में मैंने आपको बताया कि अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। मानव नेत्र कौन सा लेंस है? तो उत्तल लेंस है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि परावर्तन के नियम लागू होते हैं किस पे? सभी परावर्तक पृष्ठों पर। जो भी परावर्तन कर सकता है, जहाँ से भी टकरा के वापस आएगा, उसमें परावर्तन का नियम लागू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अवतल दर्पण का उपयोग निम्नांकित में से किस वस्तु में किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किस में करते हैं? तो गाड़ी के हेडलाइट में करते हैं, मैंने पहले ही बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए किसी शब्दकोश में छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस प्रकार के लेंस का उपयोग? बिल्कुल छोटा को बड़ा दिखाने के लिए उत्तल और बड़ा को छोटा दिखाने के लिए अवतल, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट उस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो 32 सेंटीमीटर है ना, तो F बराबर क्या हो जाएगा? R/2 यानी कि 32/2 और 32 को 2 से भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 16, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर हैं। दर्पण का लेंस संभवतः क्या होगा? तो देखिए दोनों नेगेटिव है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे कहता है कि फोकस दूरी, ठीक है, कि फोकस दूरी जो है नेगेटिव है, तो नेगेटिव होने से क्या हो जाएगा? दोनों ही अवतल होंगे, यह आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना होगा? सिंपल क्वेश्चन है। उत्तल लेंस के फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखना होगा, यानी कि 2f पर रखना होगा। 2f पर अगर आप रखते हैं तो आपको प्रतिबिंब जो है वो डबल समान साइज का मिल जाएगा, समान साइज का, ठीक है, 2f पर। और अगर आपसे दर्पण में पूछता है तो वक्रता केंद्र C पर रखना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है? तो इसका कारण होता है सामंजन। हम लोग जब धूप में जाते हैं ना तो आँखों को छोटे-छोटे कर लेते हैं, अंधेरे में जाते हैं तो आँख बड़े-बड़े करके देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम में एक नेचुरल पावर है, आँख एडजस्ट कर सकता है, ठीक है? इसी को सामंजन क्षमता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन 9 भी इंपॉर्टेंट है। कहता है कि जरा दूरदृष्टि होने का क्या कारण है? तो सिंपल बात है कि आपका सामंजन क्षमता घट गया है तो जरा दूरदृष्टि हो गया। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इधर देखिएगा 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी इंपॉर्टेंट है। जरा दूरदृष्टि को किस लेंस से दूर किया जाता है? जरा दूरदृष्टि को हम लोग किससे दूर कर सकते हैं? तो बायोफोकल लेंस से दूर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 बायोफोकल लेंस। यहाँ पे क्या है कि ऊपर का पार्ट जो है ना वो दूर की चीज़ों को एडजस्ट करेगा और नीचे का पार्ट जो है सामने की चीज़ों को एडजस्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या है? मैंने अभी बताया आपको, एम्पियर इसका ऐसा मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो भाई
कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 यानी कि 4 नंबर्स का सही आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ ले कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 6.25 इंटू 10⁻25, ठीक है, 10⁻18 होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो बिल्कुल सही हो जाएगा क्या? जनित्र। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत जनित्र कहते हैं। इसे आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। कंपोस्ट बनने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने में होता है। X क्या है? सफेदी करने में तो हम लोग चूना यूज़ करते हैं, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नहीं कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? भाई लाइट आ रहा है ना, लाइट आ रहा है तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होगा, पर यहाँ पे प्रकाश ऑप्शन तो दिया नहीं है, तो और क्या हो सकता है? तो और हो सकता है आपका वियोजन, यानी कि मैक्सिमम आज जो आंसर है ना उसका वियोजन ही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्षार के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है, तो क्षार का जलीय विलयन जो है वो OH-, ठीक है, अम्ल का जलीय विलयन H+, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कहता है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र, बच्चे वाला क्वेश्चन पूछ दिया। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 NaCl होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का उपयोग करते हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? CuSO4 इंटू ½ यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हड्डियों को जोड़ने के लिए। अच्छा, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र याद रखिए CaOCl2 या CaOCl और कहीं यहाँ पे भी Cl हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, कहता है कि क्षारीय विलयन का pH मान क्या होता है? तो भाई क्षार है तो 7 से अधिक ही होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है किसी विलयन का pH मान 5 है, वह होगा, pH मान 5 है तो क्या होगा? वो अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्ल। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो तांबा और जस्ता पीतल, तांबा और जस्ता पीतल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, एक धातु जिसमें चमक होती है, तो भाई अधातु जिसमें चमक होती है वो आयोडीन है। बाकी धातुओं में तो होता ही है, पर अधातु में आयोडीन में चमक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, निम्न में से सबसे कम अभिक्रियाशील है कौन है? तो गोल्ड जो है ना वो सबसे कम अभिक्रिया करता है, ठीक है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होगा? तो एल्कीन का CnH2n, एल्केन का क्या हो जाता है? CnH2n+2 और एल्काइन का CnH2n-2। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 96 कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? तो भाई आवर्तों की संख्या कितनी है? तो भाई 7 है, आवर्त 7 है और वर्ग जो है वो 18 है, आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? तो भाई ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12 और O6 होता है, इसे आप ध्यान में रखिए, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि पौधों में भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो फ्लोएम भाई भोजन का स्थानांतरण करते हैं पौधों में, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 कहता है कि मानव हृदय के कितने कोष्ठक होते हैं? तो भाई 4 कोष्ठक हैं मानव हृदय के, आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर 4 4 कोष्ठक है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? तो भाई रासायन अनुवर्तन या रासायनिक अनुवर्तन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 31 कहता है कि कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन, पता है ना, इसकी कमी से क्या होता है? शुगर होता है, जिसे डायबिटीज़ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 कहता है अमीबा में किस प्रकार का जन्म होता है? तो अमीबा में क्या होता है? द्विविखंडन होता है, मैंने पहले ही आपको बताया। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है निम्नलिखित में कौन एकलिंगी पौधा है? तो पपीता जो है ना भाई वो एकलिंगी पौधा है। 34 कहता है जीन की रासायनिक संरचना क्या है? तो जीन की रासायनिक संरचना DNA है, जीन की रासायनिक संरचना DNA ही होती है। क्वेश्चन 35 कहता है समजात अंगों का उदाहरण दे। तो हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपात दोनों समजात अंग है, देखने में बिल्कुल एक जैसा, पर हम कुत्ते नहीं है भाई, हम तो इंसान है ना। चलिए नेक्स्ट कहते हैं क्वेश्चन 36, तापमान, वर्षा, पवन आदि पर्यावरण के क्या हैं? तो भौतिक कारक है ये सारे पर्यावरण के। तापमान हो गया, पवन हो गया, ऊर्जा हो गया, ठीक है, सॉरी वर्षा हो गया, ये सारा भौतिक कारक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव अनिम्नीकरणीय है? अनिम्नीकरणीय कौन सा पदार्थ है? तो अपमार्जक है, सिंपल अपमार्जक हो गया, वो साबुन वाला अपमार्जक नहीं, ये दूसरा अपमार्जक है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना है, क्वेश्चन नंबर 38, चिपको आंदोलन कब? 1970, सुंदरलाल बहुगुण आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि निम्नलिखित में से किस विद्युत संयंत्र में जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किया जाता है? तो ताप विद्युत संयंत्र में जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है देखिएगा। 40 कहता है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा स्रोत का उपयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक अच्छा है? तो भाई CNG यूज़ कीजिए, CNG में एकदम प्रदूषण कम होता है, LPG से भी कम। हालांकि LPG अच्छा है, पर कोयला और लकड़ी ना बहुत भयंकर धुआं उत्पन्न करता है भाई।
क्वेश्चन नेक्स्ट सेट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण होता है? तो मोटर चालक के जो सामने होता है ना, वो उत्तल दर्पण होता है। सामने मतलब वो हेडलाइट के में नहीं, हेडलाइट नहीं पूछ रहा है यहाँ पे, जो सामने जो आईना रहता है तो वो उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कहता है गोलीय दर्पण के ज्यामितिक केंद्र को क्या कहते हैं? ज्यामितिक केंद्र को ध्रुव कहते हैं, पर गोलीय दर्पण जिस कांच के टुकड़े का भाग है उसका केंद्र क्या कहलाएगा? तो वो वक्रता केंद्र कहलाएगा, सी, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है उस पदार्थ का नाम बताए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो याद रखिएगा अवतल दर्पण बिंब का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सकता है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम हैं 2। कितने नियम हैं? 2। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होता है और आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये 2 नियम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो 1/2 कर दीजिए, 1/2 यानी कि 0.5 डायोप्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 की ओर। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। कौन सा दर्पण हो सकता है? समतल भी हो सकता है और उत्तल भी हो सकता है, दोनों में ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव क्या बनता है? तो आभासी और सीधा बनेगा। अवतल लेंस में हमेशा आभासी और सीधा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है, तो 25 सेंटीमीटर निकट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? तो भाई अवतल लेंस से हम लोग निकट दृष्टि दोष को दूर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सी घटना सही है? तो इंद्रधनुष जो होता है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में क्या होता है? प्रकाश 7 रंगों में बढ़ता है भाई, ठीक है, इसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और 7 रंग कौन से? बेंजनी है, पिनारस, सब याद रख हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है विभवांतर कैसा मात्रक क्या है? तो मैंने पहले ही बताया कि वोल्ट है, विभव और विभवांतर दोनों का। ओम किसका है? प्रतिरोध का है। कूलम किसका है? तो कूलम ऐसा मात्रक है आपका आवेश का। और एम्पियर किसका है? तो विद्युत धारा का है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। विद्युत परिपथ में एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कहता है किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो सीधी धारावाही परिनालिका है ना, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो सभी बिंदुओं पर समान होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? बिल्कुल संयोजन, जुट रहा है ना, कुछ जुट रहा है आके, लोहे पे कुछ चढ़ रहा है, मिल रहा है, तो ये संयोजन अभिक्रिया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि दीवारों पर सफेदी कराने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो हम लोग तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं, चूना का उपयोग करते हैं ना, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CH वोल्टाइज। इस चित्र में कौन सी विक्रिया हो रही है? भाई क्या क्या है पहले आपको देखना है। तो सबसे पहले तो ध्यान दीजिए कि यह चाइना डिश है, इसमें कॉपर का चूर्ण है और तार की जाली है, बर्नर है, त्रिपाद स्टैंड भी है या बैठकी भी है जिसको कहते हैं। तो भाई कुछ डिसॉल्व हो रहा है, कुछ घूम रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर कहता है कि जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस लवण का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 Na2CO3 का उपयोग किया जाता है जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा NaHCO3 बेकिंग सोडा का रासायनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में कठोर जल को दूर करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो कठोर जल को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट, यानी Na2CO3.10H2O, इसे धोवन सोडा भी कहते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कहता है नेक्स्ट कि संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो संतरा में सिट्रिक, 100 से संतरा, 100 से सिट्रिक, मैंने आपको पहले ही बता दिए, ठीक है। 100 से संतरा, खट्टे फलों में भी सिट्रिक पाया जाता है, नींबू में एसिटिक मिलता है, याद रखिएगा। पदार्थ ABCD का pH क्रमशः 2, 4, 7, 14 है। यह पदार्थ में से कौन क्षारक है? तो भाई 2 हो नहीं सकता, 4 हो नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों अम्ल है, 7 से कम है, 7 भी उदासीन होगा, तो 14 होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? D, यानी कि 4, चौथा हो जाएगा।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तांबा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो तांबा और टीन की मिश्र धातु को कांसा कहते हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, आप करते जाइए, आपको जरूर इसकी जो इसका जो सही एग्जैक्ट जो फल है ना वो आपको जरूर मिलेगा। नेक्स्ट कहते हैं कि कौन सी धातु आसानी से संचारित हो जाती है? तो आसानी से कौन सा होगा? तो गोल्ड हो जाता है, गोल्ड आसानी से संचारित हो जाता है, इस पर परत चढ़ जाता है। नेक्स्ट है एल्केनो का सामान्य सूत्र क्या है? एल्कोन का समय CnH2n+2, ये एल्केन का सूत्र होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या था? मेंडलीव ने परमाणु द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक यानी संख्या का प्रयोग किसने किया था? तो मोसले ने किया था। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद नहीं है? तो आपको ध्यान रखना, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद नहीं है। ऑक्सीजन बन सकता है, ऑक्सीजन लास्ट में एग्जॉस्ट होता है, ये बन सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? तो हीमोग्लोबिन, आपको पता है हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर आप में कम हो तो आपको सांस लेने में कठिनाई हो सकती है, तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? लाल रक्त कणिकाओं के लिए उत्तरदायी होता है। और प्लेटलेट्स जो है वो खून का थक्का जमाने में उत्तरदायी होता है। विटामिन के जो है, ठीक है, विटामिन के खून का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है। विटामिन ई से नपुंसकता आती है। विटामिन ए रतौंधी के लिए, विटामिन बी बेरी-बेरी के लिए, विटामिन सी स्कर्वी के लिए और विटामिन डी रिकेट्स के लिए, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेवार है? तो जाइलम जो है ना वो पानी के लिए और भोजन के लिए फ्लोएम, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 कहता है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति का संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो कौन सा भाग होता है? वो पश्च मस्तिष्क होता है। पीछे मस्तिष्क का जो पिछला पार्ट है ना वो संतुलन करता है बॉडी का, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं। तंत्रिका कोशिका आपने पढ़ा होगा ना, ये कुछ इस टाइप का उसका जालानुमा स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ऐसे बढ़ता है ना, तो ये डेंड्राइट्स होता है, ठीक है। तो जो खाली स्थान है ना उसको सिनेप्स कहते हैं, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, उड़हुल किस प्रकार का पुष्प है? तो द्विलिंगी पुष्प है उड़हुल, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, दिया गया चित्र किस प्रकार के जन्म को दर्शाता है? देखिए एक बना, एक से 3 बना, फिर टूटता गया, तो टूटने की प्रक्रिया जो एक से बहुत सारे बन रहे, तो पुनर्उद्भवन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 कहता है मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? भाई 23 जोड़ा। जोड़ा की बात करें तो 23 और संख्या की बात करें तो 46, क्योंकि जोड़ा में तो 2 होगा, तो 23 को 2 से गुणा करेंगे 46 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 कहता है किस स्थान को मानव का उद्भव स्थान माना जाता है? तो आपको पता होगा अफ्रीका जो है ना वो मानव का उद्भव स्थान माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि अफ्रीका में ही जीवन अंत समय तक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 कहता है निम्न में से कौन सा मानव निर्मित परितंत्र है? तो फसली क्षेत्र जो है ना वो मानव निर्मित परितंत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि निम्नांकित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो घास, बकरी, मानव, बिल्कुल सोच लो, घास, बकरी, मानव आहार श्रृंखला होगा ना, घास को कौन खाएगी? बकरी, और बकरी कौन खा लेगा? मानव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, वैष्णवी लोग किस वृक्ष की संरक्षण के लिए प्रसिद्ध हैं? तो वैष्णवी लोग खेजरी वृक्ष की पूजा करते हैं, यानी कि भगवान विष्णु के उपासक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट, इसके बाद हम लोग कुछ ही प्रश्न बाकी हैं, उसके बाद हम लोग मैराथन को अंत करने वाले हैं। पर वीडियो को आप बार बार देखिए, अच्छे से देखिए, एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाले हैं, सारे मैक्सिमम 90% प्लस प्रश्न जो है यहीं से आपको डायरेक्ट देखने को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन 39, भारत में बायोगैस किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में बायोगैस जो है उसको हम लोग गोबर गैस के नाम से जानते हैं, जनरली ये गोबर से बनता है इसलिए गोबर गैस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 कहता है कि सौर पैनल में किसका उपयोग किया जाता है? सौर पैनल में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो सौर पैनल में जो धातु है ना इसका सही आंसर हो जाएगा सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। यहाँ चांदी दे दिया गया है पर ज़्यादातर सौर पैनल में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, सिलिकॉन SI इसका सही आंसर होगा। SI आप याद करके रखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर चलते हैं, इसके बाद हम लोग एक और सेट की ओर चलेंगे और इसके बाद हम लोग सेशन को एंड कर देंगे। क्या कहता है देखिए, सौर भट्टी में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो सौर भट्टी जो है ना वो प्रकाश को फोकस करेगा एक जगह पे, तो क्या करेंगे उसमें? सौर भट्टी में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। भाई ध्रुव ये दर्पण है, ये दर्पण का ध्रुव है, और ये वक्रता केंद्र, ये दोनों को मिला रहा है उसको क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर ध्यान दीजिएगा। 3 कहता है कि किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है? मैंने बताया ना उत्तल दर्पण का, इसलिए तो इसका साइड मिरर के रूप में उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि प्रकाश की किरणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने पथ से विचलित हो जाने की कौन सी घटना है? तो भाई प्रकाश का अपवर्तन, एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाएगा और अपने पथ से विचलित हो जाएगा, इसको अपवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, उस
अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी क्षमता -2 है, तो -2 है तो 1/-2 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 0.5 मीटर यानी कि 50 सेंटीमीटर माइनस का। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कहता है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो हमेशा याद रखिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि किसी लेंस की क्षमता P और उसके फोकस दूरी f में क्या संबंध है, तो P = 1/f या f = 1/p होता है कि ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, P = 1/f। अभिनेत्रक लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है, कैसे किया जाता है, तो पक्षमापी पेशियों द्वारा। फोकस दूरी हमारे आँख का जो एडजस्टमेंट है ना, वो पक्षमापी पेशियों के द्वारा किया है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि दीर्घ दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं, तो दीर्घ दृष्टि दोष के लिए उत्तल और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा, तो काला दिखाई देगा। वायुमंडल है ना, इसीलिए नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है, तो वाट, याद रखिएगा। एक हॉर्स पावर ना, एक हॉर्स पावर वो 746 वाट के बराबर होता है, याद रखिएगा 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो याद रखिएगा श्रेणी क्रम में एमीटर को और वोल्ट मीटर को पार्श्व क्रम, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। कौन सा संधारित्र है जो कौन सा यहाँ पे होना चाहिए था, युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, विद्युत जनित्र हो जाएगा। ठीक है, विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 कहता है रासायनिक अभिक्रिया फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो बना उत्पाद, जो भाग लिया वो अभिकारक, और जो अभिक्रिया में मदद किया उसको उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है, सिंपल, चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरा होता है। आपको फिर से एक फिगर दिया, चेकआउट करना है कि चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, तो आपको याद रखना संयोजन अभिक्रिया हो रही है, कुछ मिक्स करेंगे संयोजन, कुछ हटेगा वियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो लाल को नीला कर रहा है, अम्ल का पीएच क्या होगा, जरूर नीला को लाल कर रहा है। ठीक है, तो लाल को नीला कर देता, नीला को लाल करता तो अम्ल होता है, लाल को नीला कर रहा है वो क्षार होगा, क्षार होगा मतलब 7 से ज़्यादा होगा, 10 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है, CaOCl2 का यौगिक का जो प्रचलित नाम है वो विरंजक चूर्ण है, जिसको ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, CaOH यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कहता है टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 A+ अम्ल बराबर A+ लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल होता है, तो A क्या है, तो A जो हो जाएगा वो कार्बोनेट हो जाएगा। अम्ल कार्बोनेट के साथ क्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है, कोई भी कार्बोनेट हो सकता है, चाहे वो कैल्शियम हो या सोडियम हो, कुछ भी हो। नेक्स्ट है कि सीसा एवं टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं, सोल्डर कहते हैं, सोल्डर कहते हैं, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, कौन सा अधातु गैसीय अवस्था में पाया जाता है, तो अधातु की बात करें तो हाइड्रोजन जो है गैसीय अवस्था में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका अब आ चुका है 24, पीतल किसका उदाहरण है, तो पीतल क्या है, पीतल एक मिश्र धातु है, सिंपल, किसका मिश्र धातु मैंने आपको पहले भी बता दिया है। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n-2 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। आवर्त सारणी में प्रथम आवर्त में कितने तत्व है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 2 तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में से किस पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है, तो कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता नहीं होती, कार्बोहाइड्रेट लास्ट में बनेगा, ग्लूकोज जिसको कहते हैं। पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, कौन, अच्छा पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा और जल कौन देगा, तो कोशिका द्रव्य देता है, ये तो सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि पौधे अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं, तो किसके द्वारा, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, जब ये वाष्पोत्सर्जन करते हैं तो अतिरिक्त जल से इनको छुटकारा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 कहता है एक पादप हार्मोन का उदाहरण है, तो जिब्रेलिन एक पादप हार्मोन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 कहता है एंड्रोजन क्या है, एंड्रोजन जो है वो नर हार्मोन है, ये एस्ट्रोजन होना चाहिए था, ये प्रिंट मिस्टेक है। नेक्स्ट कहते हैं
कि निम्न में से कौन में मानव मादा के जनन के तंत्र का भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका जो है वो पुरुष जननांग है, जबकि मादा नहीं है। दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कायिक प्रवर्धन को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? इनमें से किसने सर्वप्रथम विकासवाद का सिद्धांत दिया था? सर्वप्रथम विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेमार्क ने दिया था। लेमार्क बताया था कि विकासवाद एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विकास हो सकता है, जरूरी नहीं कि पैरेंटल गुण ही रहे हमेशा। क्वेश्चन 35 कहता है कि पुरुषों में कौन सा लिंग गुणसूत्र पाया जाता है? तो पुरुषों में XY पाया जाता है भाई, और महिला में कौन सा पाया जाता है? XX। तो पुरुषों का पूछा है, ऑप्शन नंबर 1 XY हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ परितंत्रिक है? परितंत्र है। परितंत्र का उदाहरण क्या हो जाएगा? नदी। नदी एक परितंत्र है जहाँ पे छोटे-मोटे जीव रहते हैं, आस-पास में निवास कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है 37 कहता है कि अमृत देवी विश्नोई पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो गया जीव संरक्षण हेतु अमृत देवी विश्नोई पुरस्कार कहा जाता है। तो आज के मैराथन में इतने ही क्वेश्चन थे गाइस। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, सारे प्रश्नों को आपको कर लेना है। 40 अगर आपको टारगेट करना है और 40 आउट ऑफ अगर 40 लाना है, तो आपको सारे प्रश्न करने हैं। वीडियो को आप बार-बार देखिए रिवाइंड करके। जितना आप खुद को कंसंट्रेट फोकस करके वीडियो देखिएगा, सारा आंसर आपका मिल जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, पर बने रहिए। और कल एग्ज़ाम है, आप जितना चाहें इसे रिवीजन लगाइए। एक भी ऑब्जेक्ट के प्रश्न आपके नहीं छूटने चाहिए। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए गुड बाय।